अस्सलामुअलैकुम। मेरी ये वीडियो रिएक्शन वीडियो है और वीडियो है रवीश कुमार जी की वरिष्ठ पत्रकार उनकी है और उनकी वीडियो का जो टाइटल है वो है प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। उनकी ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट उनको आप देख सकते हैं। और फ़िलहाल इतना आसान नहीं है पाकिस्तान का पानी बंद करना, तो आइए जानिए और समझिए कि इतना आसान क्यों नहीं है। ये सारा मसला जो पाकिस्तान के बीच में लाते हैं ना, ये सिर्फ जब भी लेकर आते हैं पाकिस्तान को बीच में सिर्फ अपनी कमी छुपाने के लिए। तो चलिए वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे? क्या आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं, छह नदियों के। हमारे वीडियो को देखने का एक तरीका है, क्रम से चलना पड़ता है और आखिर तक देखना पड़ता है। हर लाइन आपके लिए जरूरी हो जाती है। 2023 का यह वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही ब्यास नदी कुल्लू से आने के बाद मुड़ती है। मॉनसून के समय का यह बहाव कौन बांध लेगा? अगर बांधा जा सकता था तो इस साल बाढ़ से हिमाचल में जो तबाही आई थी उसे कोई मंत्री अपनी फाइल पर साइन कर रोक देता। ब्यास का पानी हरिके के पास सतलुज में मिलता है और फिर दोनों का पानी सिंधु नदी में है। क्या यह संभव है कि इस पानी को बांध बनाकर आप बांध सकते हैं? 1947 की स्मृतियों से एक किस्सा बताता हूं। यह सब दर्ज है जब लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ ब्यास नदी पार कर रहे थे, ऊंटों का सहारा ले रहे थे। लोगों ने बताया था कि ऊंटों की गर्दन तक ब्यास का पानी आ गया था। ब्यास की बाढ़ के कारण लाहौर के पास हजारों लोग डूबकर मर गए। सितंबर 1947 की यह खबर है जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार द बैरियर माइनर में छपी थी। इसकी खबर कहती है कि लाहौर की पुरानी गलियों में ढोल बजा बजा कर बताया जा रहा था कि ब्यास में जो बाढ़ आई है वो बारिश से आई है। इसके लिए हिंदुओं और सिखों पर जिम्मेदारी ना डाली जाए, क्योंकि उस समय इस तरह की अफवाह फैल गई थी। नदियों को जानना सभ्यता को जानना है और इतिहास की समझ के दायरे को व्यापक करना है। जिस तरह से बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री पानी रोकने को लेकर उत्साहित हैं, जोश में हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं पर फिलहाल शक मत कीजिए, लेकिन नदियों का जो अपना करोड़ों साल का इतिहास है वो तो जानिए। क्या नदियों को पता होगा कि 2025 में ऐसे मंत्री आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे जो उनकी पानी के बहाव को रोक देने की चुनौती देने लग जाएंगे? सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, कहते हैं हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा कर मारेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश भी छटपटा रहा है, उसे भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। भारत में मान्यता है कि भागीरथ जी के तब से गंगा धरती पर आई। गंगा ने करोड़ों वर्ष पूर्व अपना रास्ता बना लिया था, तब तो बांग्लादेश भी नहीं बना था। क्या सचमुच निशिकांत दुबे गंगा का बहाव रोक देंगे? मूल बात यह है कि नदियों ने अपना रास्ता 2014 में नहीं बनाया, करोड़ों वर्ष पहले बना लिया था, जब इंसान ने इस धरती पर मुल्कों की सीमाएं भी नहीं बनाई थी। मालूम भी नहीं था कि इस धरती पर राष्ट्र का निर्माण होगा। करोड़ों साल से नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, अगर निशिकांत दुबे और सीआर पाटिल उस रास्ते पर जाकर नदी को रोक देंगे तो यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अगर इतनी ही क्षमता है तो कोसी नदी का बहाव रोक लेते, जो हर साल बिहार में बाढ़ का दहशत पैदा करती रहती है। सोचिए, अगर निशिकांत दुबे की बात मानकर गंगा का पानी रोक दिया गया तो मॉनसून में क्या होगा? बिहार और बंगाल में बाढ़ की क्या हालत हो जाएगी? ऐसी बाढ़ आएगी कि चुनाव रोक दिया जाएगा और निशिकांत दुबे को राहत के काम में लगना पड़ेगा। यही है सिंधु नदी, जिसके नाम से नाम मिला हिंदू और भारत हिंदुस्तान कहलाया। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाई। इस नदी का जल हमारी कल्पनाओं से भले अब दूर है, लेकिन यह नदी हमारी पहचान में हर दिन शामिल है।
4.5 करोड़ साल से यह नदी धरती पर है। सिंधु नदी सिस्टम कहा जाता है। इसमें सिंधु के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदी का पानी है। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहते हैं और सिंधु, चेनाब, झेलम को पश्चिमी नदियां कहते हैं। इन नदियों के समूह से आने वाले पानी का 30% हिस्सा भारत को और 70% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। काबुल नदी का पानी भी इस तंत्र में शामिल है। संधि के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है। इस संधि के तहत भारत को इनका अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है। भारत अपने घरेलू, खेतिहर और जल विद्युत पैदा करने के मकसद से भी इस्तेमाल करेगा। यह एक ऐसी संधि है जिसने पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों का सामना किया, तब भी दोनों में से किसी भी एक देश ने संधि को निलंबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कई आतंकी हमलों और पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर गुस्से के बाद भी सिंधु जल संधि कभी रद्द नहीं हुई और स्थगित नहीं। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। 9 साल लगे इस संधि की शर्तों पर सहमति बनाने में। इसकी शुरुआत 1948 की उस घटना से होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल पुराना स्टैंड स्टिल समझौता एक्सपायर हो गया। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के कनालों में छोड़ा जाने वाला पानी रोक दिया। पानी रोकते ही पाकिस्तान के हिस्से की नहरें सूख गईं और फसलें चौपट होने लगीं। उसके बाद एक दूसरा समझौता होता है कि पाकिस्तान किराया देगा तब भारत पानी देगा। 1951 में पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चला गया। पाकिस्तान में इस समझौते के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, तब जाकर 1960 का समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। विश्व बैंक ने जब पैसे की गारंटी दी तब संधि हुई। इसी कारण विवाद की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। उसके पास शिकायतें लेकर दोनों देश पहुंचते हैं और उसकी निगरानी में जांच होती है। लेकिन विश्व बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका है। क्या भारत ऐसा चाहेगा कि अमेरिका इस वक्त पंच बने? राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है उसकी भी चर्चा हो रही है। 4 दिनों तक उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में थे, ताजमहल घूम रहे थे, जयपुर घूम रहे थे, लेकिन उनके जाते ही ट्रंप ने कह दिया दोनों देशों को जानते हैं, दोनों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने भारत का एक तरफा नाम नहीं लिया। Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it's a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ट्रंप ने 1500 साल का जिक्र कर दिया। झगड़ा वैसे 1947 से ही है, अभी इसके 1500 साल नहीं हुए हैं। ट्रंप ने 1500 साल का जिक्र कर दिया। झगड़ा वैसे 1947 से ही है, अभी इसके 1500 साल नहीं हुए हैं। ट्रंप ने किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि यह कह दिया कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के करीबी हैं। अब निकालते रहिए इसका मतलब कि वे मोदी जी के साथ ज्यादा हैं या पाकिस्तान के साथ। ट्रंप ने उधर की भी बात कर दी और इधर की भी बात कर दी। मूल बात यह है कि अमेरिका में इतनी खराब हालत है, तब भी प्रेस राष्ट्रपति के साथ विमान में यात्राएं करता है और सवाल करता है। खैर, विशेषज्ञों ने एक बात पर बार बार जोर दिया है कि सिंधु संधि रद्द नहीं हुई है, बल्कि स्थगित की जाएगी। विशेषज्ञ यह भी लिख रहे हैं कि कोई एक देश अपनी तरफ से संधि निरस्त नहीं कर सकता। इसका एग्जिट क्लॉज एक तरफा नहीं है। भारत भी ऐसा नहीं कर सकता और पाकिस्तान भी नहीं। अगर भारत नदियों के बहाव को बदलने चलेगा तो क्या चीन को भी बहाना मिल जाएगा कि वह ऐसा करे? यह सवाल भी उठता रहा है। भारत में आने वाली नदियां नेपाल, बांग्लादेश और चीन से भी गुजरती हैं। ऐसे में उन नदियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा हो रही है। एक तो यह शर्तों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मामला है, वो अलग है कि भारत ऐसा कर सकता है या नहीं।
दूसरा बड़ा मामला यह है कि क्या भारत इतने बड़े बड़े बांध बना सकता है कि 6 नदियों का पानी रोक दे। इस वीडियो में हम इसकी बात भी करने जा रहे हैं। तो क्या आप 6 नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनलों का थंबनेल देखकर लगता है कि इस देश के लोगों ने भले नदियों को अनंत काल से देखा है, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन इस देश के संपादकों, पत्रकारों और एंकरों ने लगता है नदियों के बारे में ना तो कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना नदियों को देखा है। उनके थंबनेल पर जो टाइटल हैं उसे देखकर ही समझ आ जाता है, जैसे मोदी का जल प्रहार, भारत ने पानी रोका, आपस में लड़ने लगे पाकिस्तानी, नहीं मिलेगा पाकिस्तान एक भी बूंद पानी, भारत ने रोका पानी। पाकिस्तान में हाहाकार, भारत ने रोका पानी। पाकिस्तान में त्राहिमाम, भारत ने रोक दिया पानी। पाकिस्तान में मची चीख पुकार, वीजा, पानी, बॉर्डर सब बंद। भारत का एक्शन, कांप रहा पाकिस्तान। सिंधु समझौता खत्म होने से कितना रोएगा पाकिस्तान। सिंधु संधि सस्पेंड, बिन पानी तड़पेगा पाक। सिंधु का बॉर्डर पानी बंद, नहीं मिलेगा वीजा। पाकिस्तान की बर्बादी का फैसला हो गया। क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदी प्रदेशों की आम जनता ऐसी हेडलाइन से जोश में आ जाए? क्या इसलिए सिंधु जल संधि की बात उछाली गई ताकि आम लोग नारों से मतलब रखें, उसी में उलझ जाएं? बाकी जिन्हें समझ में आएगा वो संधि की शर्तों, भौगोलिक बनावट, बांध की लागत, उसकी सुरक्षा वगैरह वगैरह में दिमाग खपाते रहेंगे। सुरक्षा में चूक के सवालों को भूल जाएंगे। सूत्रों के हवाले से सर्वदलीय बैठक के बाद आपको तो यही बताया गया कि होटल वालों ने पुलिस को नहीं बताया कि हजारों सैलानी आ गए हैं। बैसारन को अचानक खोल दिया गया, जो उसका समय नहीं था। आज द हिंदू अखबार में विजेता सिंह की खबर छपी है कि बैसारन तो खुला ही रहता है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि कभी बंद नहीं होता। इस जवाब से तो यही सवाल उठता है कि क्या सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला गया? अपनी जवाबदेही छिपाने के लिए टूर ऑपरेटर पर जिम्मेदारी डाली गई और बाकी अखबारों और चैनलों ने इसकी पुष्टि का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या यह पता लगाना इतना मुश्किल था कि बैसारन कब कब खुला रहता है? 26 लोगों की हत्या कैसे हो गई? आपकी सुरक्षा में क्या क्या कमी थी? यह सब बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन स्लोगन से, ट्वीट से और बयानों से माहौल बनाया जा रहा है। पानी रोक देंगे, तड़पाकर मार देंगे। आज ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान ट्वीट किया है, 2016 का है, तो हम उसी की बात पहले कर लेते हैं। तब उरी में आतंकी हमला हुआ था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उस समय ये खबरें खूब छपी कि भारत लेगा कड़ा फैसला, सिंधु नदी का जल रोका जाएगा। तो अब तक कैसे पानी और रक्त एक साथ बह रहा था? 2016 के 3 साल बाद पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए, तब पानी क्यों नहीं रोका गया? उसके बाद 2019 से 21 के बीच 14 कश्मीरी पंडित मारे गए, तब क्यों अपना ही नारा प्रधानमंत्री भूल गए कि पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकते? बीच में न जाने कितनी और आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन इस बार किरण रिजिजू क्यों इस बयान की याद दिला रहे हैं? और जब याद दिला रहे हैं तब पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? हम आपको याद भी दिलाएंगे, पूरी बात भी बताएंगे। 2016 में एक टास्क फोर्स बना, हाई लेवल का, सीधे पीएमओ के अंडर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर। इसके अध्यक्ष बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी के तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा। 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को लेकर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनाए गए इस टास्क फोर्स में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर जो अब विदेश मंत्री हैं, और वित्त मंत्री से लेकर जल संसाधन मंत्रालय के सचिवों को शामिल किया गया।
पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी रखे गए। खबरें छप रही थी कि यह टास्क फोर्स एक सर्वोच्च संस्था है जिसे सिंधु नदी संधि से जुड़े सभी सामरिक फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं। तो इस टास्क फोर्स ने सिंधु जल संधि को लेकर क्या किया? 2016 से 25 आ गया, अभी तक क्या हुआ? 8 साल गुजर गए। क्यों अभी भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कह रहे हैं कि भारत दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रहा है? 8 साल कौन सा काल होता है, दीर्घकाल या मध्यम काल? 25 अप्रैल के अखबारों की हेडलाइन देखिए, भारत सिंधु नदी के जल की एक बूंद पाकिस्तान को नहीं देगा। हेडलाइन तो छप गई, लेकिन पूरा बयान क्या है? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि भारत सिंधु नदी को लेकर एक लंबी अवधि के प्लान, एक कम समय के प्लान और एक मध्यम अवधि के प्लान पर काम कर रहा है। मतलब तो यही हुआ कि भारत लंबी योजनाओं पर काम कर रहा है। तो हमने याद दिलाया कि 2016 में जो टास्क फोर्स बना था उसके बारे में भी बता दीजिए। जवाब दीजिए कि 8 साल में सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया? 8 साल में तो प्लान बन जाना चाहिए था। ये वही मंत्री जी हैं जिनके पास शीतलबेन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था जब वो कह रही थी कि आप VIP हैं, इतनी कारें लेकर आए हैं, आपका जीवन जीवन है, हम टैक्स पेयर का जीवन नहीं। सूरत की शीतलबेन के पति शैलेश कलथिया को भी आतंकवादियों ने मार दिया। शीतलबेन को बताने के लिए इनके पास एक जवाब नहीं कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, सेना क्यों नहीं थी, पुलिस क्यों नहीं थी, क्यों लोगों को नहीं बताया गया वहां मत जाइए क्योंकि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं कि मरने वालों के परिजनों के लिए एक जवाब नहीं, लेकिन टीवी चैनल पर मंत्री जी टैंक की तरह गरज रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। इस पर काम कर रहा है भारत। पाकिस्तान में भी खूब राजनीति हो रही है, सिंधु नदी को लेकर नारे लग रहे हैं, सिंधु हमारा है। जाहिर है जवाब में भारत में भी नारे लगेंगे, बल्कि पहले से लगते रहे हैं। एक सवाल इस बहस में बार बार आ रहा है कि 1960 में जो समझौता हुआ उसके कारण भारत को कम पानी मिला, नेहरू ने गलत समझौता किया। इस बारे में संसद में क्या कहा गया, संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अब हम आगे बताएंगे। बहरहाल नदियों के इस विवाद के सबसे मुखर प्रवक्ता निशिकांत दुबे भी हैं। इन्होंने 23 अप्रैल को ट्वीट किया कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया, आज मोदी जी ने दाना पानी बंद कर दिया। बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे, यह 56 इंच का सीना, हुक्का पानी, दाना पानी बंद। हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। हेलो मोटो। Motorola Edge 60 Pro, the edge of excellence. हेलो मोटो। नेहरू का नाम ना आए हो ही नहीं सकता, नेहरू का नाम ना आए हो ही नहीं सकता। हमने अभी आपको बताया 1948 में नेहरू ने पाकिस्तान की नहरों के लिए पानी रोक दिया था, नहरें सूख गई थी। क्या भारत पाकिस्तान को ज्यादा पानी देता है, जैसा कि निशिकांत दुबे के ट्वीट से प्रश्न उठता है? और क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में यह कम हो गया? अब आते हैं इस पर। 2019 में राज्यसभा के 3 सदस्यों ने जल शक्ति मंत्री से पूछा, सरकार बताए क्या पंजाब के तरन तारण से ज्यादा पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है? क्या रावी नदी से भी पहले की तुलना में ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया? पिछले 3 साल में यानी 2016 से 19 के बीच इन दिनों का पानी पाकिस्तान की तरफ बहने से रोकने के लिए आपने स्टोरेज कैपेसिटी में कितना विस्तार किया है? ये 3 सवाल थे। सवाल पूछने वाले एक सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी के थे, दूसरे सांसद भी इसी पार्टी के थे, सुखराम सिंह यादव, और छाया वर्मा थी कांग्रेस की। भारत सरकार के मंत्री 2019 में जवाब देते हैं कि सितंबर 2018 में खूब बारिश हुई, उसके बाद बर्फ भी गिरी,
तो इस कारण पानी ज्यादा आ गया। अगर इतना पानी रोका जाता तो भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांध की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, और पानी अचानक छोड़ा जाता तो भारत के निचले हिस्से में भयंकर बाढ़ आ जाती। इसलिए मई और जून 2019 में पाकिस्तान की तरफ ज्यादा पानी छोड़ा गया। हमने आपको शुरू में 2023 का ब्यास नदी के बहाव का वीडियो दिखाया था। इन तस्वीरों को देखते हुए संसद में सरकार के जवाब को अब याद कीजिए कि मॉनसून के समय संभव नहीं होता है पानी को रोकना, बांध टूटने का डर रहता है और भारत के इलाकों में बाढ़ आने का खतरा, इसलिए पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ना पड़ता है। अगर डैम भर जाएगा तो आप बताइए, क्या इस धारा को निशिकांत दुबे रोक देंगे? क्या मोदी सरकार के मंत्री भाखड़ा डैम के गेट पर जाकर खड़े हो जाएंगे, पानी नहीं छोड़ना है, पानी की धारा को रोक देंगे क्योंकि पाकिस्तान को हम एक बूंद पानी नहीं देंगे बिकॉज मोदी जी का सीना 56 इंचेस का है? क्या करेंगे आप? क्या बांध को टूट जाने देंगे या पानी छोड़कर अपने ही राज्यों को बाढ़ में डुबा देंगे? पाकिस्तान को एक बूंद ना देने के चक्कर में क्या आप अपने इलाकों में बाढ़ लाने देंगे? वही जल शक्ति मंत्रालय 2019 में कह रहा है बांध की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए पाकिस्तान की तरफ ज्यादा पानी छोड़ा गया। और अब उसी मंत्रालय के मंत्री कह रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। बताइए तो पानी रोकने के लिए आपने कौन सा सिस्टम बनाया है? 2019 के सवाल में एक बड़ा सवाल और था कि 3 साल के बीच पानी को स्टोर करने की क्षमता कितनी बढ़ाई गई? तो जवाब क्या दिया गया कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि बांध की ऊंचाई से ही स्टोरेज की क्षमता तय होती है और आप बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते, इसलिए पानी के संग्रह की क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो अब आप समझे, 30 मार्च 2019 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की वेबसाइट पर एक लेख छपता है इफ्तिखार दराबू का। इफ्तिखार सिविल इंजीनियर हैं और हाइड्रो सेक्टर के एक्सपर्ट। दराबू लिखते हैं कि अगर सिंधु, चनाब, झेलम का पानी रोकना पड़ा तो इसका असर कश्मीर पर क्या पड़ेगा और भारत को किस तरह की तैयारी करनी होगी। इसके जवाब में बताते हैं कि इन 3 नदियों में हर साल 117 अरब क्यूबिक मीटर पानी बहता है। अगर हम इतना सारा पानी जमा कर लेंगे, रोक लेंगे, तो पूरी कश्मीर घाटी 7 मीटर पानी तक डूब जाएगी। अगर इतने पानी को जलाशय में जमा करेंगे तो इसके लिए भारत को टिहरी बांध की तरह 30 जलाशय बनाने होंगे। इतने जलाशय के लिए जगह कहां से आएगी और बजट कितना होगा? सोचिए, टिहरी जितने बड़े जलाशय को बनने में 1 दशक का समय लगा। अगर हम कल से 30 जलाशय बनाना शुरू करें तो 10 साल से पहले पानी नहीं रोक पाएंगे, तब तक पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं होगा। उसके बाद हर साल हमें ऐसे 30 और जलाशय बनाने होंगे ताकि इस पानी को रोक सकें। यह कहीं से भी व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है। नदी के बहाव को डाइवर्ट करने के बारे में दराबू ने लिखा है कि ऐसा करने के लिए कई 100 किलोमीटर नहरों का निर्माण करना होगा, जो मुमकिन नहीं। दोनों ही सूरतों में 30 से 50 साल तक पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भारत कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा? अभी ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान की ओर जो पश्चिमी नदियां हैं तीनों, सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका पानी तुरंत रोककर पाकिस्तान को दंडित कर सकता है। जो ये विचार है इसको बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको लागू करने के लिए काफी सारा वक्त चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिंधु जल समझौता हुआ है उसमें भारत के हिस्से की जो 3 नदियां हैं उनमें 33 मिलियन एकड़ फुट पानी एनुअल फ्लो है उसका, और पाकिस्तान के हिस्से में जो 3 नदियां जाती हैं जिनमें भारत का भी सीमित अधिकार है, उसका एनुअल फ्लो इस 33 मिलियन एकड़ फुट का ऑलमोस्ट 4 गुना है, जो 135 मिलियन एकड़ फुट के आसपास बैठता है। तो मोटी बात है कि जितना भारत के हिस्से का पानी है, भारत की नदियों में पानी है, उससे 4 गुना पानी जो है इन 3 नदियों में है जो पाकिस्तान को बह रही है। अब सवाल यह है कि जब भारत अपने हिस्से की जो नदियां हैं उनका 90% पानी यूज कर पा रहा है और उसमें से भी कुछ पानी पाकिस्तान को बह जाता है, जिसको रोकने के लिए और प्रयोग करने के लिए भारत जाहिर तौर पर कोशिशें कर रहा है, नए डैम बना रहा है। तो इतने बड़े स्तर पर जो पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है उसको एकाएक कैसे रोका जा सकता है?
तो ये एक बड़ा सवाल है, इसको ठंडे दिमाग से सोचना है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और भारत छोटे प्रोजेक्ट जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट उसको अलाउ किए गए हैं वो बना भी रहा है पश्चिमी झेलम, चिनाब और दूसरी सिंधु नदी पर, लेकिन उसमें पाकिस्तान की ओर से ऑब्जेक्शन भी उठाए जाते रहे हैं। तो भारत कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकता है। मिसाल के तौर पर तुलबुल प्रोजेक्ट जो है उसका रुका हुआ है काफी वक्त से, जो वूलर लेक को नेविगेशन के लिए बनाया गया बन रहा था प्रोजेक्ट, वो लंबे समय से रुका हुआ है। तो भारत ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भारत को 4 मिलियन एकड़ फुट पानी को संग्रह करने का भी अधिकार है। भारत को बहुत सारी कृषि जमीन जो है, कोई शायद 13 मिलियन एकड़ में यहां पर आंकड़ा चेक करना पड़ेगा, उसको सिंचित करने का भी अधिकार है। तो भारत इन सब चीजों को ऑप्टिमम अभी यूज नहीं कर रहा है, तो वो अपने ऑप्टिमम यूज तो कानून के तहत भी करे तो भी पाकिस्तान में जाने वाला पानी कम होगा। लेकिन अगर भारत पूरी तरह से तय कर ले कि उसे रोकना है पानी, तो उसके लिए उसे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। और ये एक हवाई किला बनाना है कि रातों रात पाकिस्तान सूख के परेशान हो जाएगा, उसके लिए वक्त लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए साइंस चाहिए जो है उपलब्ध, इंजीनियर चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्या आपको मंत्री यह सब बता रहे हैं, मीडिया यह सब बता रहा है, या पानी रोक देंगे के नाम पर भीड़ को हाँका जा रहा है? नदी का पानी रोक रहे हैं, एक नहीं 6 नदियों का पानी रोकने की बात है। बाल्टी में पानी भर लेने से नदी का पानी नहीं रुकता, एक लोटा जल निकालने से नदी नहीं सूख जाती। अगर फिर भी बीजेपी जोश में आ गई है, मोदी सरकार ऐसा कर सकती है, तो आपको वाकई देखना चाहिए भारत कैसे एक एक बूंद पानी रोक देता है। अगर ऐसा हो गया तो करोड़ों वर्ष में होने वाली यह अकेली और पहली घटना होगी। क्या आप कुछ और सच्चाई का सामना करने की स्थिति में हैं? थक तो नहीं गए? मुझे लगता है कि आप सुन सकते हैं। कमेंट में आकर कई लोग गाली देते हैं, मुझे पता है। वीडियो भी ठीक से नहीं देखते ऐसे लोग, और अनाप शनाप लिख जाते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और तब बताइए कि नदी का बहाव कैसे रोका जाएगा। तब तक हम बताते हैं कि संसद की रिपोर्ट में क्या कहा गया इसके बारे में। 5 अगस्त 2021 को जल संसाधन मंत्रालय पर संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट पेश होती है। बीजेपी के ही तत्कालीन सांसद संजय जायसवाल इसके चेयरमैन थे। इस रिपोर्ट में भी सिंधु सिस्टम के तहत 3 नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा, सिंधु, झेलम और चिनाब। संसदीय समिति को अधिकारी बताते हैं कि पठानकोट में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है, ब्यास नदी पर पोंग बांध है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। अधिकारी बताते हैं कि ब्यास सतलुज लिंक योजना के जरिए ब्यास नदी का पानी सतलुज में छोड़ा जाता है और रावी का पानी ब्यास में छोड़ा जाता है। कितना जटिल सिस्टम है। तो इनके जरिए सिंधु जल सिस्टम का पानी भारत इस्तेमाल करता है। बारिश और बाढ़ के समय जब पानी भर जाता है तब पाकिस्तान की तरफ छोड़ना ही पड़ता है। संसदीय समिति के सामने एक अधिकारी ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए, जो हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि लोगों को लगता है कि 1960 की संधि के अनुसार भारत को कम पानी मिला, ज्यादा पानी पाकिस्तान चला गया। इस इलाके की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, संभव नहीं है कि इससे ज्यादा पानी हम इस्तेमाल कर सकें। तो अगर कोई यह धारणा बना रहा है कि 1960 की संधि से भारत को कम पानी मिला, वो कुतर्क कर रहा है। किस साल कितनी बारिश आएगी कोई नहीं जानता, और आप कभी इतने बांध बना नहीं पाएंगे, इतनी ऊंचाई के बांध नहीं बना सकते कि 6 नदियों के पानी को रोक सकें। यह ब्यास नदी है जिसका पानी अभी शांत लग रहा है, इसी से थोड़ी दूर पर बहती है सतलुज नदी। हमारे पास दोनों नदियों का यह वीडियो है जो 26 अप्रैल का लिया हुआ है। इस वक्त गर्मी के कारण दोनों का पानी शांत है, लेकिन मॉनसून में इनकी धाराएं बेलगाम हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में जब बाढ़ आई तो इसी शांत ब्यास ने कितनी तबाही मचाई। इनके पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में पहुंचाने के लिए कनाल के कई अलग अलग सिस्टम बनाए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर नहरें अब पुरानी हो गई हैं और तेज बहाव के साथ पानी को संभालने में थोड़ी कमजोर है। अगर मॉनसून में या बाढ़ की स्थिति में इस हद तक पानी रोकना है कि पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाए, तो इन नहरों को मजबूत होना होगा, क्योंकि पानी को इनमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। मगर इनका रखरखाव अभी ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी ढो सकें। जैसे हरिके बराज से राजस्थान की तरफ कनाल निकलती है और दूसरी सरहिंद फीडर है।
मौजूदा हालत में हम उनकी क्षमता का 1/3 भी इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होता है, हरिके बराज के पानी को छोड़ना ही पड़ता है पाकिस्तान की तरफ। यह सब संसदीय समिति के सामने अधिकारियों ने बताया है। अधिकारियों का कहना है कि नया बांध बनाने में जितना खर्चा होगा, नई नहरें बनाने में जितना खर्चा होगा, उसे आप बिजली पैदा कर वसूल नहीं सकते, क्योंकि तब आपको बहुत महंगी बिजली बेचनी पड़ेगी। तो एक ही रास्ता है, पानी जब ज्यादा हो जाए पाकिस्तान की तरफ जाने दिया जाए। संसदीय समिति की इस रिपोर्ट में अधिकारी इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि भारत काफी पानी का इस्तेमाल कर रहा है, भारत किसी भी तरह से घाटे में नहीं है। सिंधु जल संधि को 65 साल होने को आ रहे हैं। भारत ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा कि संधि में बदलाव करने की जरूरत है। सितंबर में एक और आधिकारिक नोटिस जाता है कि संधि की समीक्षा और इसमें संशोधन हो। इंडियन एक्सप्रेस के हरिकिशन शर्मा और अपूर्वा विश्वनाथ की रिपोर्ट में इस बारे में काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार रिव्यू शब्द का मतलब है भारत संधि को रद्द कर फिर से बातचीत करना चाहता है। भारत की ओर से कहा गया कि परिस्थितियों में हुए मूलभूत और अप्रत्याशित बदलावों के कारण इस संधि का फिर से मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि इस दौरान आबादी बहुत बदल गई, ऊर्जा की जरूरतें बदल गईं और सीमा पार से आतंकवाद भी एक कारण है। पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ बन रहे डैम की डिजाइन को लेकर सवाल उठाए हैं। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चिनाब पर रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट परियोजना सिंधु जल संधि का उल्लंघन हो रहा है, यह सब पाकिस्तान का आरोप है। लेकिन भारत का कहना है कि ये पनबिजली पैदा करने की परियोजनाएं हैं, इसके लिए नदी का प्रवाह बाधित नहीं किया जा रहा। तो पानी कैसे रोकेंगे, उसकी क्या व्यवस्था है? अगर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दीजिए। भारत में 26 लोगों की हत्या हो गई, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कश्मीर चले गए, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर भी नहीं गए और सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए। पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री व्यस्त थे, शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क पर, कई घंटों तक गायब थे। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए। और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, कोई चेहरे पर मलाल नहीं। अरे साहब, अपने देश के नागरिक मारे गए हैं, कम से कम चेहरे का तो एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। मन में आपके क्या है हम नहीं जानते। पाकिस्तान क्या चाहता था, क्या हासिल करना चाहता था इस हमले से? पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो। पाकिस्तान चाहता था कि देश में, भारत में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर हमला हो। और संघ समर्थित लोगों ने क्या किया इस हमले के बाद? संघ समर्थित संगठनों ने जाकर उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, देश के अनेक कोनों में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी। देश में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ। जो पाकिस्तान चाहता है वही संघ करता है। ऐसा क्यों? भारत नदियों का पानी रोकने जा रहा है, काफी हंगामा है। एक बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देगा, इसकी चर्चा है। यह सब करना और कहना बहुत आसान है, तो क्या यही एक काम सबसे मुश्किल काम बच जाता है कि आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी? सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और आप क्या कर रहे थे, इसका जवाब देने के लिए क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? उम्मीद है आपने हमारा इस मसले पर तीनों वीडियो ध्यान से देखा होगा। बार बार देखिए और समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। समझ तो आप गए होंगे कि पानी कितना आसान है बंद करना, ठीक है? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के जो भूत है ना मोदी जी का, वो उतर जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।